Namaste to all. Today we are back with our new topic, heating effect of electric current. तो इसकी शुरुआत होती है एक करंट के साथ, ठीक है, एक करंट और एक कंडक्टर के साथ इसकी कहानी। यानी कोई कंडक्टर मान लेते हैं हम, ठीक है, या कोई भी सब्सटेंस मानते हैं या कोई कंडक्टर मानते हैं, ठीक है। इससे बस आप करंट को फ्लो करवाइए, ठीक। करंट है भाई, करंट का इफेक्ट है, ठीक है। अभी हम लोग बस अभी हीटिंग इफेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम लोग जरा सा इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं एक तरह से मानिए तो। टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले जरा समझते हैं इफेक्ट ऑफ करंट मतलब क्या होता है, या ये इफेक्ट करंट कैसे देता है। ये इस बात को पहले बेसिक समझेंगे, तब जाके फिर हीटिंग इफेक्ट हो, केमिकल इफेक्ट हो, मैग्नेटिक इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट है, सब आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए बस एक छोटा सा एग्जाम्पल और आपको फील करवाने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनिए। कोई भी एक कंडक्टर या कोई भी एक सब्सटेंस, अगर आप उससे करंट को फ्लो करवाते हैं तो कुछ फेनोमेना होता है, कुछ चीज़ें घटता है या कुछ इफेक्ट्स होता है, यानी कुछ चेंजेस आते हैं उसके साथ। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सब्सटेंस लिए हुए। अगर अलग अलग तरह के सब्सटेंस लेंगे तो अलग अलग तरह का घटना घटेगा जब भी आप उससे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक। तो और उसी के बेसिस पे अलग अलग फेनोमेना शो किया, इस कारण से अलग अलग चीज़ हम लोग पढ़ते हैं अभी। तो क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वो 4 इफेक्ट शो करेंगे, 4 इफेक्ट्स। आप इसे 3 कह सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपेंड करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 3 भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक इफेक्ट, एक जो चौथा इफेक्ट होगा वो तीसरा का ही पार्ट होगा। तो हम लोग 4 भी समझते हैं बेसिक के लिए। तो क्या है वो इफेक्ट? पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा मैग्नेटिक, है ना, ये याद रख लेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सब करंट का ही है, और लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब भी करंट किसी भी अदर सब्सटेंस से फ्लो करता है, अलग अलग सब्सटेंस से, तो अलग अलग इफेक्ट शो करता है। जैसे ही कोई सब्सटेंस अगर कंडक्टर से फ्लो करता है, यहाँ पे मेनली मेटालिक कंडक्टर की बात करेंगे हम लोग, मेटालिक कंडक्टर, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस इट स्टार्ट्स हीटिंग अप। यानी रेजिस्टेंस के वजह से, कोलिजन के वजह से क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो कहीं कहीं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है उस कंडक्टर का। और ये जो इफेक्ट है करंट के बहने की वजह से, इस इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी टॉपिक का हम आंसर हम नहीं देती हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बस समझा रहे हैं कि इफेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर से जो कि मेटालिक हो, है ना, अगर उससे आप करंट को फ्लो करवाएंगे तो वो थोड़े समय में हीट होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। और ये जो हीटिंग अप है, ये जो प्रोसेस है हीट होने का, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। और ये किसका इफेक्ट है? तो करंट का, करंट के फ्लो करने से हुआ है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी कंडक्टर से, मेटालिक कंडक्टर ही है, इसमें भी क्या है, मेटालिक कंडक्टर ही है, अगर आप किसी भी मेटालिक कंडक्टर या इंसुलेटर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इंसुलेटर भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कंडक्टर ही रहेगा, ठीक है। किसी भी मेटालिक कंडक्टर से अगर आप करंट को फ्लो करवाते हैं तो क्या करता है ना कि वो कंडक्टर किसी चुंबक को खींचने की क्षमता प्रदान कर लेता है, ठीक है। यानी कि अगर आप आप शायद ये फील नहीं किए होंगे आज तक, अगर आपके घर में अगर मैग्नेटिक कंपास है और आपके लाइट जला हुआ है, तो आप वायर के पास जाके उस कंपास को वायर के पास ले जाइए तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। और क्योंकि मैग्नेटिक कंपास कुछ नहीं बल्कि एक मैग्नेट ही होता है, और मैग्नेट हमेशा मैग्नेट के प्रेजेंस में ही डिफ्लेक्ट करता है। अब क्योंकि वायर के पास कोई मैग्नेट तो पहले से तो है नहीं और डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक, वायर एक मैग्नेट तो नहीं है ना, लेकिन डिफ्लेक्ट करवा रहा है किसी एक मैग्नेट को, यानी कहीं ना कहीं इस वायर में मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो वायर में क्या है, तो बस करंट फ्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी है वो किससे आया है, वायर से आया, करंट से आया है, इलेक्ट्रिक करंट से। तो क्या कहते हैं कि जब भी आप किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसमें मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी भी चली आती है। और हम ये जो घटना है, ये जो इफेक्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने का, इस इफेक्ट को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक उसी प्रकार अगर कोई आयनिक कंडक्टर है, आयनिक कंडक्टर,
आयनिक करंट मतलब क्या, जो सॉल्युबल हो यानी कि वाटर, है ना, मतलब लिक्विड कंडक्टर जो लिक्विड फॉर्म में हो, मोल्टन स्टेट में हो। तो अगर ऐसे सब्सटेंस से आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो वहाँ भी एक घटना घटती है। वहाँ क्या होता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। आप इलेक्ट्रोलाइसिस पर के आए हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर के आए हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। और ये सारी कहानी कहीं ना कहीं आयनिक सॉल्यूशन में होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को, अगर आप किसी भी तरह इलेक्ट्रिक करंट को किसी लिक्विड से फ्लो करवाते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन होने की संभावना होती है और होता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दीज इफेक्ट्स आर नोन एज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक उसी प्रकार अगर आप किसी इंसुलेटर से करंट को फ्लो करवाइएगा बहुत लंबे समय तक या किसी एलॉय के साथ, तो वो हीट होगा, ये तो बात पता है, पर क्योंकि करंट फ्लो करने से हीट तो होता है। और अगर वही लंबे समय तक अगर आप फ्लो करवाएंगे तो वो हीट कहीं ना कहीं लाइट में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के बाद लाइट इमिट होने का, जो कि आपके घर में अगर आप इनकैंडेसेंट बल्ब होगा, जिसे हम लोग फिलामेंट बल्ब भी बोलते हैं, जो 100 वाट का बल्ब भी आप लोग नॉर्मल वे में बोलते होंगे, उस बल्ब में यही घटना घटती है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं फिलामेंट से, और फिलामेंट गर्म होकर लाइट को प्रोड्यूस कर देता है। और ये जो इफेक्ट है लाइट को प्रोड्यूस करने का, हम इसे बोलते हैं लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मेनली इंसुलेटर में होता है या एलॉय में, जो कि अच्छा, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो, ठीक है, इंसुलेटर। तो ये सब यानी करंट फ्लो करने से कुछ घटना घटता है, और ये सब इतनी सारी घटने घट सकते हैं। और इसमें से एक घटना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमको ये वाला पढ़ना है इस क्लास में। क्लास 8 में हम लोग केमिकल इफेक्ट पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आप क्लास 8 में ये वाला पढ़ के आ चुके हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ना ही है आपको, ठीक। और लाइटनिंग इफेक्ट के बारे में भी हम लोग कहीं ना कहीं बचपन से पढ़ते आ ही रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा इस चैप्टर में भी देखेंगे। तो ओवरऑल ये बात है। तो हम लोग अब कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा आपको, तो अब आते हैं जरा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ओर। हीटिंग इफेक्ट पर सबसे पहले बोलने वाले जो साइंटिस्ट, उनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, JP जूल। हम लोग नॉर्मली जूल बोलेंगे, जूल साइंटिस्ट का नाम है। आप लोग कभी न कभी इसके बारे में सुने होंगे एनर्जी के या वर्क के चैप्टर में, क्लास 9 के फिजिक्स, तो आपको पता होगा कुछ बातें। तो जूल्स जो पहले समझिए हीटिंग, बहुत बातें तो हीटिंग के बारे में बता चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट के बारे में। वेन एवर अ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर it start producing heat, and this effect of heat production is known as heating effect of electric current. You can get the same line in my notes too, which I think you must have. If you don't, you just contact me, right? यानी डिफरेंस वाइज लिखेंगे नहीं, ये टाइम वेस्ट होगा, मेनली लिखाई करते हैं। लेकिन अभी आप सुनिए, whenever a current flows through a conductor, it starts producing heat, and this effect of heat production or production of heat is known as heating effect of electric current. पहली बात, इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक, डेफिनेशन। दूसरा, why does this happen? ऐसा होता ही क्यों है, यानी ही करंट फ्लो करवा दिए तो हीट होता ही क्यों है? तो आंसर क्या शॉर्ट में, रेजिस्टेंस। ड्यू टू रेजिस्टेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, and when it lasts for a long time, then its temperature also increases due to kinetic energy, because kinetic energy टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हुआ है, कहीं कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस कारण से अब टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ा मतलब हीट आ चुका है कि नहीं? ये बात हो गई, यानी कि क्यों होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से होता है। वेरी गुड। अब जूल साहब एक एक्सपेरिमेंट करके या बहुत सारे ताम झाम करके क्या बोलते हैं कि अगर अब क्यों हीट तो मिलने वाला है करंट फ्लो करवाने से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे दिया इस टॉपिक पे। उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको हीट मिल रहा है किसी कंडक्टर के द्वारा, तो हीट प्रोड्यूस जो है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यानी हीट जो मिल रहा है, जैसे कि आप किसी एलॉय को हीट कीजिए किसी पार्टिकुलर टाइम पे, किसी बेस्ट कंडक्टर को हीट कीजिए किसी पार्टिकुलर टाइम पे, है ना, तो या टाइम किसी को ज़्यादा समय तक हीट कीजिए, किसी को कम समय तक हीट कीजिए, तो अलग अलग अमाउंट से हीट आपको मिल सकता है।
खैर आप लोगों को लग रहा होगा कि जो हीट होना है वो एनर्जी का वेस्ट है, तो आपको बता दें कि आप जो घर में आयरन करते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है, और ये आपके लिए यूज़फुल है। आपके घर में जो बल्ब जलता है वो कहीं ना कहीं आपके हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो आप इसे नहीं कह सकते कि ये डिसएडवांटेज नहीं कह सकते हैं इस हीटिंग इफेक्ट को। हाँ, कुछ मामलों में डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर हम सही टेक्निक पता है हमको उस हीट को सही चैनलाइज करके एक यूज़फुल एनर्जी बना लेने का, तब ये हमारे लिए भी डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। फिलहाल हम लोग कहाँ थे कि हाँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस देते हैं जूल साहब। वो क्या बोलते हैं कि अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसी कंडक्टर में तो वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा, और वो चीज़ें क्या है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और आपको बताया। तो वो देखिए आराम से, सो हीट प्रोड्यूस्ड विल डिपेंड अपॉन फर्स्ट। अब आप खुद सोचिए, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उन्होंने कहा। यानी कि heat produced is directly proportional to the square of current flowing in the circuit। यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा आपके सर्किट में हीट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। सेकेंड वन, और भी किसी चीज़ पे डिपेंड करता है क्या? हाँ, करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस से तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो हीट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतना ज़्यादा होगा, और ये बात आप फील भी कर सकते हैं। द थर्ड वन, करंट ज़्यादा फ्लो करेंगे हीट ज़्यादा होगा, वेरी गुड। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट हीट उतना ज़्यादा होगा, वेरी गुड। और कोई चीज़ है? हाँ, जितना लंबा समय तक आप गर्म कीजिए, जितना लंबा समय तक करंट को फ्लो करवाइएगा तो उतना हीट मिलेगा, सिंपल सी बात है। सो ऑन टाइम टू, यानी कितने समय तक करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में, उस कंडक्टर के थ्रू। यानी कि हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट और इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड द टाइम। So these are the three parameters on which heat produces depend, and so you can write as proportional I square R T। खत्म, ये बात हुआ। अब जरा सा हम लोग समझते हैं ये हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इसको हम लोग एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो हम लोग डायरेक्टली अब यहाँ लिख दे रहे हैं, आगे हम डिराइव करेंगे इस फॉर्मूला को। हमारे पास फॉर्मूला होगा H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि इसी तीन इक्वेशन से हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, आई स्क्वायर आर टी का। जबकि इसका एक रियल प्रूफ हम थोड़ी देर में करने वाले हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे वहाँ पे। फिलहाल आपके पास ये फॉर्मूला होगा, यानी कि अगर आप हीट प्रोड्यूस निकालना है तो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पता कीजिए, कितना रेजिस्टेंस है ये पता कीजिए, और टाइम पता कीजिए, आपको मिल जाएगा हीट प्रोड्यूस। फिर वापस आगे हम इस डिफरेंस को प्रूफ करेंगे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे। जैसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। यानी कि क्या फ़ायदे हैं इस हीट हीटिंग का, कि मतलब इतना ज़्यादा हीट बर्बाद हो रहा है, क्या फ़ायदा है? तो दिमाग अगर है इंसान के पास तो वो एक गजब का सिविलाइजेशन क्रिएट कर सकता है। इलेक्ट्रिक हीटर, नाम तो सुने होंगे आप। सो ये नाइक्रोम वायर यूज़ करता है एज अ हीटिंग कॉइल। यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर क्या है ना, कि आप अपने घर में जो ठंडी के मौसम हीटर लगा रहता है उसमें आप देखते हैं कि गोल 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 कॉइल वोल्टेड रहता है किसी रड पे, तो वो एक्चुअली नाइक्रोम वायर होता है। तो नाइक्रोम एक एलॉय है, नाइक्रोम एक इंसुलेटर है, नाइक्रोम एक नॉन मेटल है, नाइक्रोम एक मेटल है। अब इस नाइक्रोम का हम लोग सर्कल क्या करते हैं, सर्कल याद कीजिएगा, सर क्या करते हैं, सर्कल। और थोड़ा सा थीन, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा थीन भी होता है।
तो इस हर एक चीज़ के पीछे कारण है। पहला तो माइक्रो मतलब इलेक्ट्रिक हीटर एक डिवाइस है जो कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। एक बात। दूसरी बात कि इसमें हम लोग नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं हीट को प्रोड्यूस करवाने के लिए, ताकि मेरा रूम गर्म रहे। तो नाइक्रोम वायर क्यों यूज़ किया, इसके पीछे भी कारण है। टर्न क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण है। पतला क्यों है, इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इससे हमारा फायदा देता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ एनर्जी को यूजफुल में कन्वर्ट करवाता है। वेरी नाइस। अब नाइक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि अगर आपको रूम को गर्म करना है तो आपको ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए, और ज़्यादा अमाउंट में हीट होने के लिए आपको करंट को रोकना पड़ेगा ज़्यादा समय तक। तो वो एक ऐसा सब्सटेंस कर सकता है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगी, रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ही हाई होगी, तो एक नाइक्रोम वायर। दूसरा बात, इसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी हाई है कि अगर हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उस टेम्परेचर को भी होल्ड कर सके, क्योंकि अगर बाय द वे अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इस वायर का तो मेल्ट करता और सर्किट ब्रेक करता और इलेक्ट्रिक हीटर काम ही नहीं कर पाता। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, और ये दो मेन फैक्टर है कि हम इसका एज ए हीटिंग पर्पज यूज़ करते हैं, ठीक। एक बात। तो क्वेश्चन से पूछता है कि वाई नाइक्रोम वायर इज यूज इन एन इलेक्ट्रिक हीटर, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज टू वेरी हाई। तो ये दो मेन कारण है। अब कॉइल क्यों है, तो आप पढ़े हुए हैं कि अगर कोई वायर सीधा अगर ऐसे है और इसको कॉइल कर देंगे तो इस दोनों में से किसका लेंथ ज़्यादा होगा, इसका। तो जगह सेम लिया है दोनों, लेकिन लेंथ इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो लेंथ इसका ज़्यादा है। यानी कि स्पाइरल करने से पहला फ़ायदा हमको मिलता है कि इसकी लेंथ बढ़ जाती है, छोटे जगह पे हम ज़्यादा वायर को ला सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, तो लेंथ बढ़ाने के लिए। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, R = ρl/A। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा रोक पाएगा, क्योंकि हमको हीट ज़्यादा चाहिए, तभी तो वो कहलाएगा हीटर, ठीक। ये सब बात है इलेक्ट्रिक हीटर, ये बात जानते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक हीटर हुआ ये, तो जैसे ही करंट पास करता है तो रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत हाई है, आप सब कुछ देख ही लिए हैं, तो ये क्या होता है कि ये हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और ये ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। और ये हीट का हम लोग यूज़ करते हैं या तो रूम को गर्म करने में, या इसी को मॉडिफाई करके अगर आप इस वायर के ऊपर प्रोक्लेन सीट लगा देंगे। प्रोक्लेन एक्चुअली एक ऐसा मतलब सीट है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि मानो कि कॉइल है, अगर इसके ऊपर एक सीट बैठा दिए, प्रोक्लेन सीट, तो आप इसके ऊपर खाना को रख के गर्म भी कर सकते हैं। ये बात हुई, ठीक। इलेक्ट्रिक आयरन, और इस दोनों को क्या कर दिए हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट दे दिए, एसी करंट दे दिए। अब जैसे ही ये एक बात हुआ, नाइक्रोम वायर तो भाई हीट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा बात है ना, और हीट प्रोड्यूस करेगा। नीचे में हम लोग एक स्मूथ मेटल सरफेस डाल दिए हैं, और जिसके कारण से ये हीट, एक मिनट, तो पावर सप्लाई से जैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग इस दो वायर को, तो हीट करंट फ्लो करेगा, हीट प्रोड्यूस होगा। चलिए, इस कॉइल को हम लोग मिका सीट के अंदर इनक्लोज कर दिए, इम्बेड कर दिए। इसके पीछे क्या कारण है, तो मिका एक गुड कंडक्टर है हीट का और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि जो इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो इसको कंडक्ट नहीं करेगा ऊपर या नीचे की ओर। इससे हम लोग को शॉक नहीं लगेगा और नहीं मेटल सीट पे शॉक लगेगा, ठीक। और क्योंकि ये गुड कंडक्टर है तो भाई इस कॉइल में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो तुरंतली जो इसके नीचे जो रखा हुआ है आपका आयरन ब्लॉक, उस पर वो हीट को ट्रांसफर कर देगा, और फिर इसी स्मूथ आयरन ब्लॉक का हेल्प करेंगे हम लोग कपड़ा को प्रेस करने में, और इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक आयरन वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक आयरन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट यूजेस हीट इन द नाइक्रोम वायर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बस यही सब बात है। अब तीसरा आपका बल्ब, जिसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है 3665 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जब ये बल्ब ऑपरेट होता है तो इसकी टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई हो, तो बिल्कुल टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, उसकी टेम्परेचर भी बहुत ही हाई है, बहुत हाई। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, ये ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है कि ब्रेक कर जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। बल्ब क्या है ना कि बल्ब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में एक फिलामेंट वायर को हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। और
जैसे आप जैसे ही इसको सर्किट से लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो करंट इस फिलामेंट से ही फ्लो करेगा। अब ये फिलामेंट है क्या, तो ये एक बहुत ही थीन, ये बहुत थीन है और सर्कुलर है। तो बहुत थीन क्यों है, बिकॉज एरिया बहुत कम है। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, सर्कुलर करके लेंथ को बढ़ाया गया है और थीन करके एरिया घटाया गया है। अब एरिया घटा तो क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस। लेंथ बढ़ा है, क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस। यानी कहीं ना कहीं सारा काम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हमको हीट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस टाइम में हम लोग हीटिंग इफेक्ट को कहीं ना कहीं लाइटनिंग इफेक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए और ज़्यादा हीट चाहिए। यानी जब आप किसी चीज़ को अगर जैसे कि अगर आप एक लोहा का रड लीजिए और उसको ना हीट करना शुरू कीजिए, हीट करना, तो हीट होगा, वो गर्म होगा। लेकिन अगर लंबे समय तक हीट करेंगे तो वो लाल लाल रेड हॉट दिखता है। वो कहीं ना कहीं लाइट अब इमिट करना शुरू कर दिया। यानी कि जब किसी आप कंडक्टर को या इंसुलेटर को या किसी सब्सटेंस को अगर लंबे समय तक हीट करते हैं या क्या कम समय में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करवा देते हैं उस सब्सटेंस से, तो वो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी कुछ ऐसा होता है, और इस कारण से कहीं हम टंगस्टन यूज़ किए जिसकी रेजिस्टिविटी रियली में बहुत हाई है। अब कुछ बातें हैं जो कि क्वेश्चन उठते हैं हमारे पास कि इलेक्ट्रिक बल्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट नाइक्रोमैट से टंगस्टन से क्यों बना होता है, बिकॉज इट्स रेजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। अब क्वेश्चन आता है क्या कि फिलामेंट पतला क्यों होता है, क्वाइल्ड क्यों होता है, टू इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन आता है क्या कि अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एक अलग सब्सटेंस बना लेगा और अपना प्रॉपर्टी खो देगा। ठीक, तो यहाँ भी ऐसा काम होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका तो अगर किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बना के अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर लेगा, और वो काम जो जिसके लिए वो बना था और ब्रेक कर जाएगा, ऑक्साइड बना के वो ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज ये जो ग्लास जो आप देख रहे हैं ग्लास बल्ब, इसके अंदर आपको डाला गया है इनर्ट गैसेस जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये बात इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। और कोई क्वेश्चन उठता है, जैसे एनसीईआरटी में 5 क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में, वो 5 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कुछ क्वेश्चन तो पूछिए हमसे। अब कुकिंग अटेंसिल्स जो होते हैं वो कंडक्टर के बने होते हैं। क्यों, बिकॉज वो हीट को कंडक्ट कर सके, वेरी इजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर और वर्क के बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा।